वैसे तो हम बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन हम सब दोस्तों में 3 दोस्त ऐसे थे जिनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। यानी कि मैं, अमर और इसके साथ साथ राहुल और प्रकाश। हम तीनों में ना सिर्फ दोस्ती बहुत गहरी थी, बल्कि हम लोग ना सिर्फ एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, बल्कि जो हमारे घर वाले थे वो भी एक दूसरे को जाना करते थे। और ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी जितनी भी स्कूलिंग थी, जितना भी कॉलेज का टाइम था, इवन के जब हम यूनिवर्सिटी में आ चुके थे, इस दौर में भी ना सिर्फ हम तीनों साथ थे, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश किया करते थे। मुझे शुरू से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। जबकि जो मेरे 2 दोस्त थे, उनकी यही आदत थी कि जहाँ पे मैं उनको ले जाता वो चले जाया करते थे, लेकिन कभी भी अपने तौर पे ना वो इनिशिएटिव लिया करते थे और ना ही अपने तौर पे कोई प्लानिंग किया करते थे। वैसे ही जब हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही थी और 1990 चल रहा था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग हिमाचल प्रदेश में रहा करते थे। अब जो लोग इंडिया से हैं या जो लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जाना करते हैं, तो उनको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत करीब बहुत सारे एरिया इस तरह का है जो कि सरासर ना सिर्फ जंगलात पे मुश्तमिल है, बल्कि उस हिस्से को तय करने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो कि शुरू हो जाया करता है। तो काफ़ी अरसे से मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि क्यों ना इन पहाड़ों में, इन जंगलों में जाएं, 2 या 4 दिन स्पेंड करें और वहाँ पे जो दुनिया मौजूद है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों का ख्याल था कि दिन के टाइम जाना और सूरज ढलने से पहले वापस आना ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके हम वहाँ पे रात गुजारें। खैर, मेरे इसरार करने पे जो मेरे दोस्त थे वो ना सिर्फ राज़ी हो गए, बल्कि जो भी ज़रूरत का सामान था, जैसे कि रस्सी, टेंट, नाइफ, इसके साथ साथ जो गाड़ी में पेट्रोल डीजल वगैरह डलना करता है, वो सारी चीज़ें भी हमने अपनी गाड़ी में रखी और हम इन जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हमारा यही ख्याल था कि 2 या 3 दिन तक इन जंगलों में दिन और रात गुजारेंगे और 2 या 3 दिन गुजारने के बाद वापस अपने शहर में, अपनी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेंगे। जब हम लोग अपने घर से, अपने शहर से उन जंगलों की तरफ रवाना हुए थे, तो उस वक्त जो टाइम था वो दोपहर का टाइम था। खैर, जैसे जैसे हम उन जंगलों में अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो वैसे वैसे ना सिर्फ शाम होती चली जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे ना आबादी का नामो निशान है, बल्कि शायद हम किसी ऐसे हिस्से में बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है, बल्कि शायद वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं गुजरा करती। इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते बढ़ते बिलाखिर सनसेट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हो गया। अब एज पर प्लान हमने जो डिसाइड किया था कि जैसे ही अंधेरा होगा तो जहाँ पे भी हम लोग मौजूद होंगे वहाँ पे गाड़ी से निकल के एक छोटा सा कैंप लगा लेंगे। जो भी सामान हमारे पास खाने वगैरह का या आग जलाने का मौजूद है, उसको निकाल के उस कैंप में रख देंगे और ये रात उसी कैंप के अंदर गुजारेंगे। जैसे ही सुबह होगी तो फिर सुबह होते ही मज़ीद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। खैर, जब अंधेरा हुआ तो जहाँ पे हमें जगह नज़र आई, वहाँ पे हम लोगों ने निकल के कैंप लगा लिया और सबसे पहले वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करने लगे। अब जिस जगह हम मौजूद थे, ये तकरीबन मेन रोड से आप कह सकते हैं कि 10 या 12 किलोमीटर के फासले पे मौजूद थी और यहाँ पे करीब व जवार में ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी तरह पुलिस का या किसी भी एजेंसी का नामो निशान नज़र आ रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद बाहर की तरफ जहाँ पे हमने आग लगाई हुई थी, हम लोग वहाँ पे आके बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे, 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे। 2 या 3 दिन तक हम लोग वहाँ पे रहे
शुरू में तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई देख रहा है। कभी ऐसा लगता कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उसकी बैक साइड पे, जहाँ पे बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं, उन दरख्तों में कोई मूवमेंट हुई है। कभी ऐसा लगता कि सामने की तरफ एकदम से कोई गुजरा है, और कभी ऐसा लगता कि दाएं तरफ से या फिर बाएं तरफ से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे ये जो कैफियत थी ये बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे न सिर्फ हमारे खौफ में इजाफा हो रहा था, बल्कि अब हमें लगने लगा था कि यकीनन कोई ना कोई है जो हमारे करीब व जवार में मौजूद है। इसी दौरानिए में जबकि हम उस ऑब्जेक्ट को या जो भी मौजूद था उसको देखने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने देखा कि जो सामने की तरफ दरख्त मौजूद हैं, उन दरख्तों के पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई दो लाल कलर की आंखें हैं जो चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी वहाँ पे मौजूद था उसके जिस्म के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम उसकी आंखें इस अंधेरे में मुसलसल चमक रही थी, और ऐसा लग रहा था ये जो आंखें हैं ये मुसलसल मूव कर रही हैं। कभी एकदम से ऊपर की तरफ हो जाती हैं जैसे कि कोई पेड़ के ऊपर मौजूद है, कभी एकदम से ये एक तरफ से दूसरी तरफ चले आती हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे मौजूद है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब ये जो नज़ारा था ये ना सिर्फ मैं देख रहा था, बल्कि मेरे साथ जो दो दोस्त मौजूद थे उन्होंने भी इन आँखों को मुसलसल मूव होते हुए देखा था। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगने लगा कि हमारे करीब व जवार से किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। ये जो आवाज़ें थीं ये यकीनन किसी औरत की आवाज़ें थीं, लेकिन इन आवाज़ों के अंदर इस कदर दर्द मौजूद था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत ही परेशानी के आलम में है और वो हम लोगों को या किसी को भी मदद के लिए पुकार रही है। इसी दौरानिए में कि जबकि हमें ये आवाज़ें आना शुरू हुई तो एकदम से हमने देखा कि जो आसमान है यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से एकदम से एक लाइट सी है जो हमारे ऊपर से गुजरती हुई एक तरफ से दूसरी तरफ गई है। अब जैसे ही हम तीनों ने लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो हम तीनों ना सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हो गए, बल्कि अब हमारी समझ नहीं आ रहा था कि बिलाखिर हम किस पॉइंट पे ये किस जगह पहुंच चुके हैं। इसके बाद मुसलसल ऐसा होना शुरू हुआ कि आसमान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लाइट्स हैं जो एक जगह से न सिर्फ दूसरी जगह मूव कर रही हैं, बल्कि उन लाइट्स पे अगर गौर किया जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे इंसान हैं जो हवा में न सिर्फ उड़ रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे वो उड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे वो लाइट्स मूव कर रही हैं। एक अजीब सिचुएशन थी जो हम सबके सामने मौजूद थी, और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम कैंप के अंदर वापस जाएं या जहाँ पे हम गलती से पहुँच चुके हैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के वापस रवाना हो। हम करें तो क्या करें। काफ़ी देर तक शशोपंज में रहने के बाद बिलाखिर मैंने यही फैसला किया कि हमारा यहाँ पे मज़ीद रुकना या रात गुजारना ख़तरे से खाली नहीं है। जो भी हमारा सामान था वो जल्दी जल्दी हमने कैंप से निकाल के गाड़ी के अंदर डालना शुरू किया, और जितना जल्दी हो सकता था हम वहाँ से रवाना होने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हमने अपने कैंप को बंद किया और जो भी सामान था उस सामान को गाड़ी में डाला तो ऐसा लगा जैसे जहाँ पे हमारा कैंप मौजूद है उससे तकरीबन 20 या 25 कदम के फासले पे एकदम से कोई चलता हुआ आके खड़ा हो गया है। जैसे ही हम लोगों की नज़र उस तरफ पड़ी तो हमने देखा कि हमारे सामने यानी 20 या 25 कदम के फासले पे एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है। उसका बड़ा ही अजीब हुलिया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है
उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके सर पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं और उसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। मज़ाहिर देखने से ये जो औरत थी ये तकरीबन 7.5 या 8 फीट के दरमियान थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लंबी और बहुत ही चौड़ी औरत है। अब हम सब के सब मुसलसल वहीं पे खड़े हुए उसको देख रहे थे और हमें लग रहा था कि आने वाले लम्हे में किसी भी वक्त या किसी भी मिनट वो एकदम से हमारी तरफ बढ़ना शुरू करेगी और ना सिर्फ हमारी तरफ बढ़ेगी बल्कि हो सकता है वो औरत हमारी जान ले ले। ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते वो जो औरत थी उसने एकदम से हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ना शुरू हुई तो बजाय इसके कि वो पाँव पे चलती हुई हमारी तरफ बढ़ती, ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन से तकरीबन 6 या 7 इंच ऊपर मौजूद हैं और वो हवा में एक तरह से उड़ती हुई हमारी तरफ बढ़ना शुरू हुई है। जैसे ही वो हमारी तरफ उड़ती हुई आ रही थी तो उसी दौरानिए में हमें अपने करीब जवार में या करीब जवार के माहौल में एक अजीब सा धुआं था जो नज़र आना शुरू हो चुका था। खैर इसी दौरानिए में मैं एकदम से पलटा और जहाँ पे मेरी गाड़ी मौजूद थी मैंने उस तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी मेरे साथ साथ गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि कितने सेकंड मुझे वहाँ से गाड़ी के अंदर बैठने में लगे। बहरहाल मैं बहुत ही फुर्ती से गाड़ी की सीट पे बैठा और फौरन से मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया। मेरे जो दोस्त थे वो बमुश्किल चलती हुई गाड़ी में जैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर बैठे। जिस कदर तेज़ हो सकता था मैं गाड़ी को दौड़ा रहा था और मुझे नहीं पता था कि रोड किस तरफ है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। बस हमें इतना पता था कि हमारे पीछे वो औरत या वो जो भी मखलूक है वो लग चुकी है और अगर हम किसी भी तरह उसके हाथ आ गए तो हमारा बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसी दौरानिए में जबकि मैं गाड़ी को बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा रहा था तो मुझे बस इतना याद है कि जो मेरी गाड़ी थी वो जाके किसी दरख्त से टकराई है। उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहा। जब हमारी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। हमारे करीबो जवार में न सिर्फ पुलिस मौजूद थी बल्कि करीबो जवार के जो भी गांव थे या वहाँ के जो रहने वाले थे वो सारे के सारे जमा हुए थे। हम तीनों दोस्त जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर मौजूद थे और गाड़ी के अंदर ही जो पुलिस वाले थे वो हमें होश में लाने की या हम पे पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम तीनों को जो चोटें आई थी वो बहुत मामूली सी चोटें थीं। बहरहाल जो हमारी गाड़ी थी वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। हमारी गाड़ी एक ऐसे दरख्त से टकराई थी जो कि बहुत ही कदीम, बहुत ही पुराना दरख्त था और अगर हमारी गाड़ी उस दरख्त से नहीं टकराई होती तो हो सकता है कि उसके बराबर में जो खाई मौजूद थी या जो रास्ता नीचे की तरफ उतर रहा था शायद हमारी गाड़ी वहाँ से उतरती हुई नीचे जाके खाई में गिर जाती। हमारे मरने से बेहतर यही था कि हमें ये छोटी छोटी चोटें आ जाएं। खैर पुलिस वालों ने जब हमें होश में आता देखा तो उन्होंने अपने तौर पे हमसे मालूमात इकट्ठी की और हमारी बात सुनने के बाद वो कहने लगे कि ये जो जंगल है जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, इस जंगल में करीब जवार की जितनी भी आबादियाँ हैं या जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे जो भी पुलिस वाले हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन सब की भी यही कोशिश हुआ करती है कि जैसे जैसे सूरज ढलने का टाइम करीब आता है उस तरफ का या जंगल का रुख ना करें। इस जंगल के बारे में मशहूर है कि जैसे ही यहाँ पे सनसेट हुआ करता है तो कुछ पुरस्कार मखलूक़ात हैं जो ना सिर्फ जंगलों में बल्कि आसमानों में उड़ती हुई नजर आया करती हैं। अब जब हमने पुलिस वालों की ये बातें सुनी तो हमें अंदाज़ा हो चुका था कि रात में जो रोशनी या जो आंखें
हमें नज़र आ रही थी वो भी यकीनन उन्हीं मखलूक़ात की आंखें थीं जिनको यहाँ पे पुरस्रार कहा जाता है। जिस तरह मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हर साल कोई न कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की जाती है, वैसे ही हमारे कॉलेज में भी हर साल एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। हमारा जो कॉलेज था ये बेसिकली कलकत्ता के अंदर एक बहुत मशहूर कॉलेज था और हमारे जो प्रिंसिपल थे उनकी पूरी कोशिश होती थी कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ा करते हैं उनको साल के अंदर कोई ना कोई एक तफरीह का मौका ज़रूर फराहम किया जाए। तो वैसे ही 2008 चल रहा था और हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें एक फार्म हाउस के अंदर ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। खैर जो बुनियादी तैयारियां थी उनको करने के बाद हफ्ते का जो दिन था वो डिसाइड किया गया और यह तय हुआ कि हफ्ते के दिन हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे, पूरा दिन उस फार्म हाउस में गुजारेंगे और रात को यानी कि 12-1 बजे तक वापस अपने कॉलेज की तरफ रवाना होंगे। गाड़ी हमें कॉलेज से ही पिक करेगी, कॉलेज पे ही ड्रॉप करेगी और कॉलेज में ड्रॉप होने के बाद जिसको जहाँ पे जाना है, जो भी जहाँ पे रहा करता है वो वहाँ के लिए रवाना हो जाएगा। हम लोग पिकनिक के लिए ऑन टाइम निकले और सुबह के तकरीबन 10 या 11 बजे तक हम सारे के सारे उस फार्म हाउस में पहुँच चुके थे। ये जो पिकनिक थी ये एक बड़ी यादगार पिकनिक थी और ये जो फार्म हाउस था इसके बारे में हमने बहुत पहले भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुन रखी थी। ये जो दिन था ये बड़ा ज़बरदस्त दिन था और इस पिकनिक को सारे के सारे लड़के भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे जैसे शाम होती चली जा रही थी तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो ख़ास तौर पे और इसके अलावा वहाँ पे जो गार्ड मौजूद था वो भी हमें कह रहा था कि जब शाम हो जाएगी या जब अंधेरा हो जाएगा तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे गोल्फ वगैरह खेला जाता है आप लोग उस तरफ ना जाएं। एक तो वजह ये थी कि वहाँ पे इतनी लाइट्स मौजूद नहीं थी और दूसरी वजह ये थी कि ये जो गोल्फ एरिया था उस एरिया के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ थी जो मशहूर थी। खैर अब हमारी टीन एज थी और उस एज में जिस काम के लिए मना किया जाता है आप आमतौर पे वही काम किया करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ था। हमारे जितने भी लड़के थे ऑलमोस्ट सारे के सारे उस एरिया से बाहर निकल आए थे, जबकि मैं और मेरा दोस्त उस गोल्फ एरिया में वहीं पे बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। अभी हमें सिगरेट पीते पीते 10 या 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमें ऐसा लगा कि जो गोल्फ एरिया है उसकी बैक साइड पे जहाँ पे एक रूम बना हुआ है उस रूम में बज़ाहिर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन उस रूम की जो खिड़की है यानी कि जहाँ से अंदर नज़र आया करता है, ऐसा लगने लगा कि उस रूम की जो खिड़की है उस खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि हमें इशारा करके अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा है। अब जैसे ही हमने खिड़की में किसी को देखा तो बज़ाहिर हम यही समझे हो सकता है कि यहाँ का कोई स्टाफ हो या हमारे लड़कों में से कोई लड़का अंदर चला गया हो। मुसलसल हाथ के इशारे देख के मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार वहाँ चल के देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। अब जैसे ही हम दोनों ने उस कमरे की तरफ या उस खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया तो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की है जो कि 20 या 22 साल की है और वो खिड़की में से बाहर की तरफ झांक रही है और बज़ाहिर हमें इशारे कर रही है। खैर जैसे जैसे हम लोग मज़ीद आगे बढ़ रहे थे तो वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी कोई हसीन और जमील लड़की है, लेकिन भला इतनी रात में इस वीरान एरिया में और इस कमरे के अंदर जहाँ पे बाहर से ताला लगा हुआ है ये वहाँ पे क्या कर रही है। खैर इसी वजह से हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही हम उस खिड़की के बिल्कुल सामने पहुँचे तो हमने देखा कि वो जो लड़की है वो कुछ अजीब सी ज़बान में हमें कहने की
कोशिश कर रही है। अब ये जो ज़बान थी, ना ये उर्दू थी, ना ही हिंदी ज़बान थी, और ना ही बज़ाहिर कोई रीजनल लैंग्वेज लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी पतली सी आवाज़ है और वो अपने गले के बजाय अपनी नाक से आवाज़ निकाल रही है। अभी जबकि हम उसकी ज़बान को या उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी उसने एकदम से अपना जो हाथ था वो खिड़की से बाहर की तरफ निकाला। अब जैसे ही उस लड़की ने अपना हाथ बाहर की तरफ निकाला तो हमने देखा कि उसका जो हाथ है वो बहुत ही काला, बहुत ही अजीब सा हाथ है और उसके हाथों पे बहुत बड़े बड़े बाल मौजूद हैं। जैसे कि आमतौर पे किसी रीछ के ऊपर या किसी बनमानस के ऊपर बाल हुआ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े लंबे बाल उसके हाथ में मौजूद थे। और उसके हाथ की जो उंगलियां थीं, उन उंगलियों पे भी कुछ अजीब तरह के बड़े बड़े नाखून मौजूद थे। अब जैसे ही उस लड़की के इतने खौफनाक हाथ को हम लोगों ने देखा तो मेरा दोस्त कहने लगा कि यार यहाँ से वापस मुड़ना बेहतर है कि हम लोग उसी जगह चले जाएं जहाँ पे हमें रहने का कहा गया है। और ऐसा ही हुआ कि जब हम वहाँ से वापस मुड़े और हम लोग फार्म हाउस की तरफ या कमरों की तरफ बढ़ने लगे तो हमने दोबारा से पलट के उस रूम की तरफ या उस लड़की की तरफ देखा। अब की बार जब हमने उसकी तरफ पलट के देखा तो वही लड़की जिसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत शक्ल थी, जो देखने से बड़ी हसीन और जमील लड़की लग रही थी, अब उसके हाथ के साथ साथ उसका जो चेहरा था वो भी देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक चेहरे में न सिर्फ तब्दील हो चुका था बल्कि उसकी जो आंखें थीं या उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं। खैर अब की बार जब हमने पलट के उसको देखा तो हम लोगों ने बाकायदा उस फार्म हाउस की तरफ या कमरों की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एकदम से आधे घंटे के अंदर अंदर हम दोनों की ना सिर्फ तबीयत ख़राब हो चुकी थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे प्रिंसिपल को या हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको इस वाक़ये के बारे में पता चले। लिहाजा हम लोग पूरी रात खामोश रहे, जैसे तैसे करके ये टाइम गुजारा। और रात को जब हम लोग वापस कॉलेज में आए और वहाँ से अपने घरों के लिए रवाना हुए तो तकरीबन 7 या 8 दिन तक हम दोनों को शदीद बुखार रहा। आज भी उस एरिया में, उस जगह पे वही फार्म हाउस मौजूद है और कहा जाता है कि आज भी उस एरिया में उस तरफ वही कमरा मौजूद है और उस कमरे में वही औरत या वही चुड़ैल नज़र आया करती है।